कनेक्शन का इशू है भाई आज। रिलायंस एयरटेल कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ। कई अल्टरनेट कनेक्शन ले रखे हैं मैंने, लेकिन दोनों ही सिस्टम आज इसमें देखते हैं कितनी देर काम देता है ये। चलो खैर, क्वालिटी कंट्रोल कल हमने खत्म किया था। आज क्वालिटी अश्योरेंस शुरू करना था। स्क्रीन शेयर हो गया भाई? नहीं हुआ सर अभी तक तो। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? नहीं सर। और गए अमित, अनूप और काजल 4 जने हैं। दोबारा से करता हूँ भाई। ओके सर। स्क्रीन शेयर है तो बताना भाई, फिर शुरू करते हैं अपन। ओके सर। आज कुछ नेट का ज्यादा ही इशू है, नहीं तो इतना टाइम कभी भी नहीं लेता ये। हो गया सर। हो गया ना? हाँ जी। चलो, तो वो जो हम क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे थे आज, एक तो फर्क क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस में, इस पे ध्यान देंगे। इंटरलिंक्ड सी टर्म है ये, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इन टर्म्स के अंदर। ये जो चीज बता रहा है कि आमतौर पे जो फूड मैन्युफैक्चरर है उसके क्वालिटी के 2 लेवल होते हैं जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट करता है। एक तो होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो कंपनी की पॉलिसी है कि जैसा कंज्यूमर ने मांगा है वैसा उसको प्रोडक्ट दें, जो कंपनी की पॉलिसी के अनुसार क्वालिटी होती है वो। और दूसरा क्वालिटी होती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस और लॉज के हिसाब से। क्या फर्क है? गवर्नमेंट रेगुलेशंस और लॉज के अंदर वो मिनिमम कंडीशन होती हैं जिनसे कि कोई भी प्रोडक्ट को आप मार्केट कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट है, मानो हम बिस्कुट का एग्जांपल लें, तो बिस्किट अगर मान लें आपके ग्लूकोज बिस्कुट पार्ले के भी हैं, ब्रिटानिया के भी हैं, दूसरी और कंपनियों के भी, अनमोल वगैरह के हैं, तो जो बिस्किट की मिनिमम कंडीशंस हैं वो 3-4 कंडीशन हैं कि ये फुलफिल होनी चाहिए। मॉइस्चर है उसमें आपका, या ऐश है, एसिड इनसॉल्युबल ऐश है, तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन उसमें फ्लेवर कैसा हो, उसकी वर्कमैनशिप क्या हो, देखने में कितना अट्रैक्टिव हो, पैकेजिंग की रेगुलेशन है, वो मिनिमम रेगुलेशन है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये फॉन्ट का यूज करोगे आप, ये उसमें चीजें दिखाओगे, वो ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ग्राफिक्स में कौन सा कलर चूज करोगे, आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, मॉडल कौन से चूज करोगे। जैसे पार्ले जी में वो आज तक गुड़िया ही आती है, छोटी सी वो लड़की, वो उनका एक तरह से ट्रेडमार्क ही हो गया कि जिसपे वो गुड़िया छपी हुई है तो वो पार्ले जी है। तो फ्लेवर को लेके है कि फ्लेवर आप किस तरीके का डालोगे। पार्ले जी की फैक्ट्री जो बहादुरगढ़ में है, जब आप इसके बराबर से निकलते हो ना बस में से भी, तो भी आपको उसको उसके बिस्किट की स्मेल आती है बहुत। तो उसका जो फ्लेवर है इतना जबरदस्त है। तो कैसे फ्लेवर यूज करोगे, तो मिनिमम जो कंडीशन गवर्नमेंट ने दी है वो एक है, और आप अपने कंपटीटर्स के मुकाबले अपने प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट करने के लिए जो भी एनहांसमेंट करना चाहते हैं उसमें, वो आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट को लेके जो क्वालिटी रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो उसके अनुसार होता है। तो 2 तरह की हैं। और आमतौर पे क्या 100% ऐसा मिलेगा कि जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं इससे ज्यादा आपकी कंपनी की जो क्वालिटी की पॉलिसी है वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट होती है, वो ज्यादा सख्त होती है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को, लॉज को अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप मार्केट तो कर ही नहीं पाओगे। तो मार्केट करने के लिए वो तो एक प्रीरिक्विजिट है, वो तो माननी पड़ेगी आपको, क्वालिटी वो तो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर और
कंपनियों से आपको बेहतर एस्टेब्लिश करना है तो आपको अपनी क्वालिटी डिफरेंट पैरामीटर्स पे बहुत ऊंची रखनी पड़ेगी। जरूरत क्या है? ये एक डाटा दिया हुआ है कि जो मिस हैंडल्ड फूड है, जिसको ढंग से जिसकी प्रोसेसिंग नहीं की गई, वो 94% अदर फैक्टर्स हैं, उसमें से सिर्फ 6% ऐसा है जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स की कमी है जिसमें। लेकिन ये 6% भी यूएस का डाटा है और ये डाटा बहुत बड़ा है। अगर आप कंपनी वाइड आप 6%, मान लो आपका 100% प्रोडक्ट जा रहा है और उसमें से 6% प्रोडक्ट आपका खराब है, तो दिस इज वेरी बैड। अधिकतर कंपनीज की पॉलिसी होती है जीरो डिफेक्ट, कि किसी भी तरह का कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं हो, चाहे वो आपका सर्विस इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, या आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। जो ये टेबल दिखाई हुई है इसमें बताया हुआ है जहां पे भी फूड की मिस हैंडलिंग हुई और उससे फूड बॉर्न डिजीज आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक यूएस में मानते हैं कि अगर 10 से ज्यादा पेशेंट्स एक ही कारण से एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो आउटब्रेक है डिजीज का। तो फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे वो 589 थे, होम्स के 230 थे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के 104। तो यहाँ से इसने 6% निकाला है। तो टोटल मिस हैंडलिंग के कारण जितने भी फूड बॉर्न डिजीज आउटब्रेक हुए हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट का 6% योगदान रहता है। तो इसको जितना बेहतर हम हैंडल कर पाए, जितना कम से कम फूड बॉर्न डिजीज का आउटब्रेक हो फूड प्रोसेसिंग प्लांट के कारण, हमारे प्लांट के कारण, हमारे प्रोडक्ट में, उतना बेहतर रहता है। क्योंकि विद टाइम क्या है कि क्वालिटी आपकी, आपके प्रोडक्ट्स में कितने डिफेक्ट आए, कितनी कंज्यूमर कंप्लेंट आई, कितना फूड रिकॉल आपको करना पड़ा, इस सारे को लेके आपकी एक ब्रांड की रेपुटेशन बनती है। और रेपुटेशन बनाने में आपको सालों साल लग जाते हैं, तब लोगों का विश्वास जमता है। लेकिन कोई भी अगर एक मेजर इंसिडेंट हो जाए तो उससे वो सारी की सारी रेपुटेशन जो बनी है वो खराब हो जाती है। नेस्ले मैगी एक एग्जांपल है, कोका कोला कोक वाला एक एग्जांपल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। आमतौर पे जो कॉमन कॉज ऑफ फेल्योर माने जाते हैं वो तो हीट प्रोसेसिंग है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर जो अटेन करना चाहिए था वो नहीं किया। स्मोकिंग वगैरह में आमतौर पे जो साल्मोनेला और ट्रिकनेला है, अगर स्मोकिंग के लिए प्रॉपर टाइम आपने नहीं दिया है तो ये दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम सेल्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर आपने उनको सही ढंग से टिन को पाश्चराइज नहीं किया है, स्टरलाइज नहीं किया है। तो वैक्यूम पैक्ड फूड के अंदर या कैन फूड के अंदर अगर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम सेल्स आपकी बच गई हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो बोटुलिन टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। और जो वो बोटुलिन टॉक्सिन है, देखो इसमें एक समझने वाली बात है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ये डेंजरस नहीं है, लेकिन ये जो चीज बनाता है बोटुलिन टॉक्सिन वो बहुत डेंजरस है। तो ध्यान रखना, बहुत बार वो बैक्टीरिया नहीं तो उस बैक्टीरिया का कोई ना कोई जो प्रोडक्ट है जो वो तैयार कर रहा है ग्रोथ होने के बाद वो समस्या पैदा करता है। तो हमारे लिए यहाँ पे बोटुलिन जो टॉक्सिन है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बनाता है वो वैक्यूम पैक्ड फूड में और कैंड फूड में बड़ा डेंजरस है। और ये तभी सरवाइव करता है क्लोस्ट्रीडियम जब हम हीटिंग प्रॉपर नहीं करते कैंड फूड, या कैंड को हम कैंस को हम स्टरलाइज प्रॉपर नहीं करते, पूरे टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर इनका ख्याल नहीं रखते। तो जो ये बोटुलिन टॉक्सिन है ये न्यूरोटॉक्सिन है, तो नर्व्स को डैमेज करता है और इसमें रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं।
प्रोसेसिंग होने के बाद साल्मोनेला और ट्रिकनेला इसकी क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, जहां पे आप कुक्ड फूड और रॉ फूड, मीट में आमतौर पे इनके इक्विपमेंट या वर्कर अगर आपस में एक्सचेंज होते हैं तो उनके थ्रू क्रॉस कंटेमिनेशन के थ्रू जा सकता है। तो बहुत बार क्या होता है कि प्रोसेसिंग आपने प्रॉपर कर दी, लेकिन अगर इस क्रॉस कंटेमिनेशन का ध्यान नहीं रखा तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से साल्मोनेला ट्रिकनेला वर्कर्स के द्वारा, इक्विपमेंट के द्वारा, तो रॉ मीट का या रॉ प्रोडक्ट्स का प्रोसेस, जो कटिंग है, चॉपिंग है, प्रोसेसिंग है, उसके इक्विपमेंट अलग होने चाहिए, और जो प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट हैं उनके आपके जो इक्विपमेंट हैं, वर्कर्स हैं, वो अलग होने चाहिए, ये सेम हैंडल ना करें। अगर आपके पास नहीं है इतनी एक्सपर्टीज, छोटा प्लांट है, तो आपको प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन, बहुत हाई लेवल तक इसका ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन फ्रॉम रॉ टू प्रोसेस्ड फूड ये सबसे ज्यादा रहता है। तो जहां भी आप मीट, पोल्ट्री, एग्स, बेक्ड गुड्स जिसमें एग डाला हो, मिल्क डाला हो, फिश सैलड वगैरह है या कोई और कन्फेक्शनरी है, वहां पे आप इसका जरूर ध्यान रखें कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। ये बहुत बड़ा हैजार्ड होता है। अब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या फर्क है, इसका हमने इस टेबल में कंपैरिजन कर रखा है कि बेसिकली जो क्वालिटी कंट्रोल है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, कि अपने को जो भी हमने किया है उसका रिजल्ट क्या रहा, विद इन स्पेसिफाइड लिमिट है या नहीं है। तो हमारा टेस्टिंग के बाद का जो रिजल्ट है उसके ऊपर ध्यान रहता है, जबकि एश्योरेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमने प्रोसेसिंग की है या जो भी हमने रिजल्ट के लिए जो सैंपल लिया है, वो सारी चीजें हमने क्या उसी ढंग से की हैं जिस ढंग से वो की जानी चाहिए थी, राइट थिंग्स इन द राइट वे। तो अश्योरेंस में हम प्रोसेस ओरिएंटेड काम करते हैं, कंट्रोल के अंदर हम रिजल्ट ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड, कोई भी हमने सैंपल लिया तो उसका क्या रहा। क्वालिटी कंट्रोल में हमारा टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान रहता है और ये देखने पे कि कितने डिफेक्ट मिले हमें, डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स एंड टेस्टिंग फॉर क्वालिटी मेन फोकस जो रहता है। क्यूए में हमारा फोकस, अश्योरेंस में हमारा फोकस रहता है कि हर बार हमारी क्वालिटी सही आए, अच्छी आए, और डिफेक्ट हो ही ना, इस चीज का हम इलाज करें या इस चीज को हम इंश्योर करें। तो क्यूसी जो प्रोडक्ट से डील करता है, क्यूए जो है वो प्रोसेस से डील करता है। तो जो क्यूसी है वो टेस्टिंग पार्ट है किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का, कि टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। जबकि क्यूए क्या है, रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट, ये पूरी एक साइकिल है। इस पूरी साइकिल के अंदर अपने को क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना है और बार बार सही क्वालिटी आए इसका ध्यान रखना है। तो क्यूसी जो है बेसिकली करेक्टिव प्रोसेस है, कि कोई भी डिफेक्ट आया, पकड़ा, उसको ठीक किया। क्यूए प्रिवेंटिव कंट्रोल है, कि कोई डिफेक्ट आ ही ना पाए, इस चीज का हम उसके अंदर इलाज करते हैं या इस चीज को इंश्योर करते हैं। तो किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या मॉडल प्रोग्राम है क्वालिटी कंट्रोल करने का, क्वालिटी इंश्योर करने का, मैनेज करने का, इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्वालिटी और इन सारी चीजों पे हमने बात की, स्टैंडर्ड्स की हमने बात की कि एक कंपनी स्टैंडर्ड्स होते हैं और एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जो हमारे कंपनी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर अच्छी हमारी कंपनी है तो हम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम अपने कंपनी स्टैंडर्ड्स में रखते हैं। जैसे नेस्ले का मैं एग्जांपल दूंगा आपको। बहुत पहले जब हमने नेस्ले विजिट किया था तो नेस्ले वाले बताते थे कि इंडिया के जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनसे फार स्ट्रिंजेंट, फार अबव हमारे कंपनी वाइड स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको वो बोलते हैं नेस्ट स्टैंडर्ड्स। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें कोई भी प्रोडक्ट जो बनाना है वो ग्लोबली उसकी क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में बने वैसा ही यूएस, वैसा ही यूके, वैसा ही साउथ अफ्रीका में, वैसा ही आपका यूएई में बने। तो ऑल ओवर वर्ल्ड उनको सेम क्वालिटी रखनी पड़ती है, इसीलिए उनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं ग्लोबली सेम रहते हैं और वो बहुत ऊंचे हैं, ताकि किसी भी देश के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ उनका कन्फ्लिक्ट ना हो। भाई मान लो सरकार हमें कहती है कि आपको
ये 5% की लिमिट माननी है मॉइस्चर कंटेंट के लिए, मान लो बिस्किट में। और ये ग्लोबली मान लो इन्होंने अपनी कंपनी वाइड पॉलिसी बना रखी है कि हमारे बिस्किट्स के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है इट वॉन्ट बी मोर देन 4। तो 5 जैसे इंडिया कह रहा है, कहीं 4.5 है, कहीं 4.25 है, कहीं 4.75 है। तो 4 जब ये रखेंगे तो वो सारे के सारे स्टैंडर्ड कवर हो जाते हैं। तो कंपनी वाइड पॉलिसी हम इतने स्ट्रिंजेंट रखते हैं कि उसका रेगुलेटरी के साथ कहीं भी। आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही अब? बिल्कुल ही बंद होगी क्या? अब तो आ रही है सर। अरे बीच में थोड़ा बहुत कट जाती होगी, आजकल नेटवर्क का यही इशू है यार। ओके सर। और माइक्रोबायोलॉजी के मामले में तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं और स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सिकनेस या पर्सनल इंजरी या डेथ के चांसेस उससे बढ़ते हैं। तो फूड बॉर्न इलनेसेस हैं जो, इनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर माइक्रोबियल क्वालिटी आपकी पुअर है प्रोडक्ट की तो वो आपके जितने भी कंज्यूमर हैं उन सभी को इफेक्ट डालेगी। और सबसे बड़ा लॉस जो है, मॉनेटरी लॉस से बड़ा लॉस ह्यूमन लाइफ लॉस है। हम सबसे बड़ा लॉस यही मानते हैं कि इंसान की कीमत की सबसे ज्यादा, इंसान के जीवन की सबसे ज्यादा कीमत है। और कंपनी वाइज जो हम अपना पॉलिसीज या रेगुलेशंस बनाते हैं उनको स्टैंडर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये हर फूड प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं। जैसे मिल्क का दिया कि स्टैंडर्ड या स्किम मिल्क है, उसमें लेस देन 0.5% फैट होगा। होल मिल्क के अंदर 3.25। अपने यहाँ जैसे इंडिया में फुल क्रीम मिल्क है तो उसमें 6% फैट है। उसके बाद कौन सा होता है, टोन मिल्क, उसमें शायद 3%, डबल टोन्ड में 1.5%। ऐसा ही है क्या मिल्क वाला? हेलो? हाँ जी सर। मिल्क के अंदर टोन, डबल टोन्ड के अंदर क्या रहती है फैट की परसेंटेज? शायद 1.5 या 3 है सर। 1.5, 3, 6। 1.5% फैट और फैट की बात कर रहे हैं जैसे इसमें। सर 1.5% होता है। हाँ, डबल टोन्ड में, और टोन्ड में 3 और फुल क्रीम में 6। हाँ जी सर। हाँ जी ये सर। जितनी भी हैं आपकी रेगुलेशंस जो भी हैं, ये कुछ तो होती हैं आपकी स्टैट्यूटरी या जो आपको रेगुलेटरी बॉडीज, जो आपकी गवर्नमेंट की बॉडी है वो आपको बताती है कि आपको अगर मार्केट करना है तो ये रहना चाहिए अगर आप ये नाम रख रहे हो। लेकिन उससे भी टाइट या उससे भी स्ट्रिक्ट आप पॉलिसी अपनी कंपनी के अंदर रखते हैं कि मान लो फुल क्रीम के अंदर 6% फैट का है तो 6 से थोड़ा बहुत ऊपर होनी चाहिए, 6.1, 6.2, ताकि कहीं अगर सैंपल लेने में थोड़ा बहुत एरर रह भी जाता है तो वो आपका कवर हो जाए। तो इसलिए जो कंपनी वाइड जो क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स हैं वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से थोड़ा सा टफ रखते हैं। अच्छा, रेगुलेटरी के तो स्टैंडर्ड्स गिने चुने होते हैं कि भाई मार्केट करना है तो ये चीज होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो और बहुत से एट्रीब्यूट्स को कवर करते हैं। जैसे पार्टिकल साइज है फ्लावर का, या साइज है, शेप है, कलर है, फ्लेवर है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से। वो आपको सरकार नहीं कहती वैसा रखने के लिए, लेकिन आप क्योंकि अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी का क्राइटेरिया कंपनी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखते हैं तो वो आपको अलग से डिफाइन करना पड़ता है। तो इसमें 2 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, मेजर एट्रीब्यूट्स और माइनर एट्रीब्यूट्स। मेजर एट्रीब्यूट्स में वो चीजें आ जाती हैं जिसका सेफ्टी और लीगल स्टैंड पॉइंट से आपको फॉलो करने ही है, जैसे फैट कंटेंट है। माइनर एट्रीब्यूट्स वो चीजें होती हैं, फ्लेवर है, टेस्ट है, कि हैं तो थोड़ा उनकी जो क्वांटिटी डलती है या उन प्रोडक्ट्स के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को लाने के लिए
लेकिन उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। मान लो हम आइसक्रीम की बात करें कि आइसक्रीम के अंदर जो फैट का है कि भाई फैट आपका एनिमल सोर्स से होना चाहिए, इतने % होना चाहिए, वो सारा आपने मान लिया। लेकिन आइसक्रीम के अंदर जो फ्लेवर है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों कंज्यूमर को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं कि कंज्यूमर आपकी आइसक्रीम को दोबारा खाएगा या नहीं खाएगा। उसको फैट कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, उसको टेस्ट फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, अपील करना चाहिए, ग्रिटीनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए आइसक्रीम में। तो वो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैं ये छोटी छोटी चीज, लेकिन उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी सेल बार बार हो। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इनका आपको इसमें ध्यान रखना है क्वालिटी के अंदर। तो ये एक सिंपल सी टैगलाइन दी हुई है कि कमिटमेंट प्लस अवेयरनेस प्लस टीम वर्क प्लस कम्युनिकेशन प्लस क्वालिटी कंट्रोल, इससे आपका सेफ, होलसम और कंसिस्टेंट फूड प्रोडक्ट बनता है जिसकी आपको बार बार सेल मिलती है और कंज्यूमर लॉयल्टी मिलती है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो जो भी क्रिटिकल, मेजर या माइनर एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट को लेके, वो उस फूड प्रोडक्ट की केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका भी इन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम हीटिंग करते हैं तो अपने को पता है कि बेकिंग के अंदर कलर चेंज वो हीट के कारण होता है। उसके लिए अपनी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन और शुगर मिलके ब्राउन कलर बनाते हैं, क्या नाम है उस प्रोसेस का, बताएगा कोई? जहां हीटिंग के कारण शुगर और प्रोटीन मिलके ब्राउन कलर बनाते हैं, क्या है उस रिएक्शन का नाम? कैरमलाइजेशन ऐसे कुछ ऐसा है। मेलार्ड रिएक्शन है, कुछ याद? हाँ जी सर। तो प्रोसेसिंग के दौरान भी जो चीजें आपने डाली हैं उनका भी, हीटिंग का, पीएच मेंटेन करने का, इन सभी चीजों का इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, फूड की क्वालिटी के ऊपर। तो इन सभी का ध्यान रखोगे तभी आपकी जो एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी है आपकी, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है कमिटमेंट। कमिटमेंट में कि जो भी आपकी मैनेजमेंट है वो फुली कमिटेड हो कि हाँ आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है, अश्योर करना है, ताकि आपका प्रोडक्ट बिके, आपको प्रॉफिट मिले और आपका बिजनेस आगे बढ़े। तो कई बार क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको एडिशनल चीजें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट है वो आनाकानी करती है कि पैसे नहीं है, अभी इतने बंदों को हम हायर नहीं कर सकते या काम चला लो। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो कॉस्ट है काम चलाने वाली, धक्का देने वाली, ये नुकसान कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मार्केट से अपना फूड रिकॉल करना पड़ेगा या आपको फैक्ट्री शट डाउन करनी पड़ेगी, और वो इतनी बड़ी कॉस्ट हो जाएगी कि फिर आपको यूँ लगेगा कि यार थोड़ा बहुत पहले लगा लेते तो ठीक रहता। जैसे एक सिमिली देता हूँ आज के दिन कि कोरोना वायरस की फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, तो कई बार लोग घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं तो वो बाहर निकल लेते हैं, यार आज तो निकलना पड़ेगा। और जब वो चपेट में आ जाते हैं ना और वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं, तब वो क्या सोचते हैं कि ओह यार काश ना निकले होते, ठीक काम चल रहा था, घर में पड़े। या अपने को पता है इसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है या आयुष मंत्रालय कह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखो, विटामिन वगैरह, हेल्दी डाइट लो आप, तो उन चीजों की हम परवाह नहीं करते। और जब चपेट में आ जाते हैं
और जब मरणासन हो जाते हैं तब ये सोचते हैं कि ओहो यार ये काम तो इजी था, कर सकते थे, बच जाते, हे भगवान अब की बार बचा ले। तो यही सिचुएशन जब आपके फूड इंस्पेक्टर आते हैं और आपको बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपने प्रॉपर हीटिंग नहीं की या प्रॉपर आपने हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन नहीं की, इसके कारण से आपके प्रोडक्ट का जो बैक्टीरियल लोड है ज़्यादा है या इसमें साल्मोनेला है, इकोलाई है, और आपको प्लांट शट डाउन करना पड़ेगा और इतने दिन तक शट डाउन करना पड़ेगा, सारी ये साफ करनी पड़ेंगी, तब आपको चलाने की परमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, उससे पहले टेस्टिंग करेंगे। तो 15-20 दिन प्लांट बंद रहता है, उससे आपको जो नुकसान होता है उसके बाद आप सोचते हैं कि यार इससे बढ़िया तो मैं 1-2 आदमी रख ही लेता है इस काम के लिए। तो बाद में होशियार या शाना होने की बजाय शुरू से ही क्वालिटी के ऊपर आप अपना फोकस बनाए रखो और अपनी हेल्थ भी फिलहाल इस दौरान अच्छी रखना, क्योंकि कोरोना एपिडेमिक चल रहा है और जितनी अच्छी आप लोगों की इम्यूनिटी होगी, घर में ही मान लो एक्सरसाइज करने बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही अपने सिटअप्स, पुशअप्स, फ्री हैंड एक्सरसाइज कर ली, तो उससे क्या है कि बॉडी हेल्दी रहेगी, मेंटेन्ड रहोगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, खाना पीना ठीक रखो। तो बेसिक टूल जो है क्वालिटी कंट्रोल के, सबसे पहला हमने किया था इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन, कि कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपकी इंडस्ट्री में आ रहा है उसके आपको स्पेसिफिकेशन तैयार करनी है। फिर उन इंग्रेडिएंट्स को भेजने वाले जितने भी सप्लायर हैं उनकी लिस्ट आपके पास हो, उस लिस्ट में क्या हो, सप्लायर का नाम, पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, ईमेल, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी उसके बारे में पूरा डिटेल जो इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, और ये किस किस इंग्रेडिएंट का सप्लायर है। जरूरी नहीं ना एक ही इंग्रेडिएंट का हो सकता है वो मल्टीपल इंग्रेडिएंट सप्लाई करता हो। और ये सप्लायर लिस्ट भी आपको, मान लो आपने कोई सप्लायर ब्लैक लिस्ट कर दिया कि भैया माल बेकार भेज रहा है, इसको नहीं लेंगे, तो सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इस तरह की प्रायोरिटी आपकी सप्लायर लिस्ट में रहेगी। फिर जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके फॉर्मूला 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है परसेंटेज बेसिस पे कि कौन सी चीज कितने कितने परसेंट गिरेगी, एक होता है बैच वाइज फॉर्मूला कि मान लो आप कंटिन्यूस की बजाय आपकी बैच प्रोसेसिंग है और एक बैच मान लो आपका 950 किलो का है, तो 950 किलो के बैच के हिसाब से कौन सी चीज कितनी डलेगी, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला। ऐसे ही प्रोडक्ट स्टैंडर्ड भी 2 तरह के, कि रेगुलेटरी क्या क्या उसमें होनी चाहिए और आपका जो कंपनी स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है, उसमें वो कितने क्या क्या चीज होनी चाहिए। फिर जो भी उसका प्रोसीजर है वो उसका फ्लो डायग्राम है, हर कंट्रोल स्टेप्स के क्या क्या कंट्रोल्स हैं जो वहां पे अप्लाई होंगे, प्रॉपर फ्लो डायग्राम जिसको आपने वेरीफाई कर रखा हो। इसके बाद क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है सब, जिसकी मैं बात कर रहा था, HACCP, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इसके अंदर कौन से ऐसे कंट्रोल पॉइंट थे जिनको आपने क्रिटिकल माना था और उनको नंबर दिया था कि ये CCP1 है, ये CCP2 है, CCP3 है, तो किस बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया था, वो सारा कुछ, प्लस में आपका सैम्पलिंग प्रोग्राम कि इन CCP से सैंपल कितना उठाओगे, कितनी देर में उठाओगे, और अगला स्टेप रहेगा कि आपका प्रोसेस का एनालिसिस, जो आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो ये भी अलग अलग टाइप से कि आप सैंपल उठा के ले जा रहे हो या इन प्रोसेस वहीं पे कोई एनालिसिस कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड आगे कहाँ जाएगा, कौन उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए जाएगा। फिर पैकेजिंग रिलेटेड क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, किस तरीके का मटेरियल यूज होगा, उसके ऊपर वो पर्टिकुलर चीजें लिखी हैं, यानी बैच नंबर है, डेट है, कोड है, और जो लेबल के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन है क्या वो FSSAI रेगुलेशंस के हिसाब से हैं, ये सारा देखना आपको। लेबल की जो स्पेसिफिकेशन है, जो लेबल पे मैंडेटरी चीजें आपको डिस्प्ले करनी है, जैसे वेट है और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्ट, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगो है, FSSAI का लाइसेंस नंबर है, तो ये सारी जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं लेबल से रिलेटेड, इवन इनके जो आप
अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हो, उनके साइज तक की स्पेसिफिकेशन होती है। तो वो सारी की सारी जो लेबल स्पेसिफिकेशन है, उसका आपके पास रिकॉर्ड हो। फिर आपका जो क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम है, कौन क्लीन करेगा, किस किस एरिया को क्लीन करेगा, कैसे करेगा, कितनी देर में करेगा, हर घंटे बाद क्या होगा, 3 घंटे बाद क्या होगा, दिन में एक बार क्या होगा। और फिर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम कि किन किन सरफेसेस को सैनिटाइज करना है, किन केमिकल से करना है, ये सारी चीजें। फिर आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी जीएमपी की रिक्वायरमेंट्स है, गुड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी, और ये जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा रिटर्न में होगा। फिर अगर आपको प्रोडक्ट आपका मार्केट से मंगवाना पड़ जाता है वापस, तो इसका जो रिकॉल प्रोग्राम है वो क्या है, वो राइटिंग में, कौन उसको रिकॉल कर पाएगा, कैसे रिकॉल कर पाएगा, किन कंडीशंस में आप किन किन को इन्फॉर्म करोगे, आप बैचेस कैसे वेरीफाई कर पाओगे, फिर किस वेयर हाउस में आपका इंग्रेडिएंट आएंगे, किस में आप फिनिश गुड को रखोगे, कैसे जाएगा सामान, आप रिसीव कहाँ करोगे, एंट्री कैसे करोगे, उसके लिए आप बार कोड का यूज करोगे, कैसे करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरह के सारे प्रोग्राम, और साथ में लैब के अंदर जो आपका एनालिसिस होता है आपके प्रोडक्ट्स का। तो ये सारे का सारा आपकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर ये जितने भी स्टेप्स बताए हैं, या जितने भी ये बेसिक टूल्स हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के। तो अपना 1-1.5 मिनट का टाइम रह गया भाई, तो कल थोड़ा सा और इसको आगे एलेबोरेट करेंगे। एक एक चीज जो हमने ऊपर अभी इंग्रेडिएंट्स स्पेसिफिकेशन से लेके स्टार्ट की है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी पूरा डिटेल में, इस जो अभी जितने कंपोनेंट हमने बताए हैं ना, हर कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। ये करीब करीब आपके जो टूल्स हो गए, चौदह, तो इन 14 के 14 हेडिंग्स को या टूल्स को हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अभी सिर्फ अपने पास 1 मिनट का टाइम रहेगा, किसी को कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, कर सकता है। नो सर। तो कल जो ये इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन है, अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट है, प्रोडक्ट फार्मूलाज है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो इनको पढ़ के आना एक बार भाई, ठीक है? ठीक सर। आगे हम इस पूरे प्रोग्राम को कैसे अपनी फूड इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रेनिंग करके आए हो आप लोग। और दूसरा, जो भी आपकी ट्रेनिंग रिपोर्ट है वो बना लेना भाई, क्योंकि खुलते ही अफरा तफरी मचेगी, उस टाइम आप